इस भाषण प्रतियोगिता में उपस्थित सभी शिक्षकों और छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूँ। जैसा कि आप अवगत हैं कि यह प्रतियोगिता परीक्षा कल ही होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से ये कल नहीं हो सकी। तो हमने ये निर्णय लिया कि इसको आज कराया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबों ने बेहतर प्रयास किया है और उस प्रयास की झलक आज देखने को हमें मिलेगी। आप बिना किसी भय के, बिना ये सोचे कि परिणाम क्या होना है, अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। परिणाम की चिंता आपको नहीं करनी है। सामने जय हो या पराजय, योद्धा का धर्म युद्ध करना होता है। तो आप सब योद्धा हैं, आपके हाथ में जो है आप वो करेंगे और जो भी श्रेष्ठ प्रतिभागी होंगे उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए, जिन्हें पुरस्कार नहीं भी मिलेगा उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग इस तरह की प्रतियोगिता जो है वह लगातार आयोजित करते रहते हैं। तो जो लोग एक बार चूक जाएंगे उनके लिए मौके भविष्य में होंगे। आप भविष्य में भी दे सकते हैं, ठीक है ना। भविष्य में अच्छा प्रयास करेंगे और अच्छा करेंगे, ठीक है। तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब यहाँ सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। सीखने के लिए आए हैं तो सीखना है, और इंसान जो है वह जीवन पर्यंत सीखता रहता है। ऐसा नहीं है कोई भी ये नहीं कर सकता है कि बस अब तो मैं परफेक्ट हो गया हूँ, मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो जो आज शीर्ष पे है वो कल घट भी सकता है, जो आज नीचे है वो कल आगे भी जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों के हाथ में जो है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना है, आप देंगे। और इसके पहले कि मैं मंच पर आप लोगों को एक एक करके बुलाऊं, क्योंकि यह प्रतियोगिता जो है बाल दिवस के अवसर पर ही हो रही है। ठीक है कि आज 14 नवंबर नहीं है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके जन्मदिन को बाल दिवस के तौर पर हम मनाते हैं। तो उनके बारे में 2-4 शब्द मैं बोलूंगा, उसके बाद एक एक करके आप लोगों को बुलाया जाएगा। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर सही अर्थों में देखा जाए तो आधुनिक भारत के निर्माता हैं। तमाम मतांतर के बावजूद इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को इस देश की कमान मिली थी, उस समय हमारे सामने जो चुनौतियां थी, उन चुनौतियों का सामना उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। और इसके पीछे की वजह में बिल्कुल स्पष्ट है। दरअसल उनका जो समावेशी चरित्र था, उनकी जो समावेशी सोच थी, वह सोच ही इसके मूल में थी, जिसकी वजह से उन्होंने उस दौरान, जबकि भारत जो है उसके सामने अपनी सांस्कृतिक विविधता को संजोए रखने की चुनौती थी, भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की जो मांग हो रही थी, पूरे देश में अशांति का माहौल था, उससे भारत को बचाए रखने की चुनौती थी, अंग्रेजों द्वारा लूट खसोट के बाद जीर्णशीर्ण अवस्था में छोड़े गए भारत को फिर से समृद्ध बनाने की चुनौती थी, भोजन के अभाव में, अन्न के अभाव में जूझते हुए लोगों को 2 वक्त रोटी पहुंचाने की चुनौती थी, भूखों में फटे विश्व को निरपेक्षता का पाठ पढ़ाने की चुनौती थी, धर्म के आधार पर विभाजित देश में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखने की चुनौती थी। और इन सभी चुनौतियों का सामना जिस खूबी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, यह उसी का परिणाम है कि आज 80 साल बाद जब हम ये देखते हैं कि हमारे साथ आजाद हुए राष्ट्रों का अवस्था क्या हो चुका है, तो हम पाते हैं कि भारत उनकी तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। और बेहतर स्थिति में इसीलिए है कि कहीं ना कहीं
जो मेहनत की गई थी उस दौरान, उसी का परिणाम जो है वो आज देखने को मिल रहा है। उस दौरान तमाम बांध बनाए गए, IITs की स्थापना हुई, एम्स की स्थापना हुई, तमाम जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं बनी, उन संस्थाओं ने जिस तरह से काम किया, आप देखें आज इस बात को लेकर अक्सर चर्चा होती है कि संवैधानिक संस्थाएं दबाव में कार्य कर रही हैं, उनके ऊपर तरह तरह का दबाव है। लेकिन सोचे उस जमाने में कि जब भारत की जनता इतनी जागरूक नहीं थी, इस तरह से मीडिया का भी बोलबाला नहीं था, अगर पंडित नेहरू चाहते तो उस जमाने में अन्य संस्थाओं को फलने फूलने का मौका ही नहीं देते, लेकिन नहीं, उन्होंने मौका दिया, क्योंकि जो भारत का चरित्र है समावेशी चरित्र, इसमें सबको आगे बढ़ना है। और वो इस चीज को जानते थे कि जब तक संस्थाएं मजबूत नहीं होंगी तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। एक राष्ट्र जो है वो सिर्फ एक या दो संस्थाओं के सामने नहीं चलता है, पूरा मैकेनिज्म काम करता है। और उस पूरे मैकेनिज्म को अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं बनाया गया तो उसका परिणाम जो होगा राष्ट्र के लिए अहितकारी होगा। आप अपने बगल में देख रहे हैं, पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, म्यांमार को देखिए, श्रीलंका को देखिए, तमाम देश आजाद हुए थे। पाकिस्तान धर्म के आधार पर आजाद हुआ और फिर भी अपने आप को नहीं संभाल पाया। तो जो उन्होंने बात कही थी कि नहीं, धर्म के आधार पर तो देश चलता नहीं है। अगर धर्म के आधार पर ही देश चलना होगा तो पाकिस्तान क्यों अलग हो जाता है? पाकिस्तान में तो सारे मुस्लिम थे, लेकिन आप देखिए कि बांग्लादेश बन गए। इसी तरह से तमाम देशों को आप देखेंगे जहां एक धर्म के लोग हैं, दो धर्म के लोग हैं, लेकिन उन देशों में देखिए कितनी अशांति है। तो ये तो सोच थी नहीं, धर्म नहीं हो सकता है शासन का आधार। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा हमारा, हम सबको अवसर देंगे। ये नेहरू जी की सबसे बड़ी खासियत थी। नेहरू जी बांधों को स्वतंत्र भारत का मंदिर कहा करते थे। उनके समय में जो बड़े बड़े बांध बने तो उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्र भारत के मंदिर है। मंदिर क्यों है? मंदिर में आप ईश्वर से कामना करते हैं, तो ये जो बांध है यह भी आपकी कामना की पूर्ति करते हैं। बांध से सिंचाई होगी, बांध से नौ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, बांध से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बांध से जो है बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये तमाम चीजें जो है, सोचिए उस जमाने में कल्पना की गई और इसको बनाया गया। देश के भविष्य को निखारने के लिए उस जमाने में IIT की स्थापना की गई। एम्स जैसे विश्व स्तरीय संस्थान जिनका आज पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, सिस्टम बनाया, तमाम संस्थाएं बनी। तो नेहरू जी ने जो है वो बहुत दूरगामी सोच के साथ काम किया। बच्चों को वो भारत के कर्णधार के रूप में देखते थे कि आने वाले समय में यही बच्चे जो होंगे वो भारत के भविष्य निर्माता होंगे। और ये बात सही भी है। देखिए, परवरिश जो होती है उसका बड़ा महत्व होता है आपके विकास में। एक बच्चा जो होता है वह कच्चे मिट्टी के जैसा होता है, उसको आप जिस आकार में ढालना चाहें उस आकार में ढाल दे। उसी मिट्टी से माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है और उसी मिट्टी से महिषासुर बनता है। तो ये तो आपको तय करना होगा कि हम अपने बच्चों को किस तरह से किस सांचे में ढाल रहे हैं। नेहरू जी भी यही करते थे। तो भाषण जो है सिर्फ देना नेहरू जी के ऊपर, ये कोई बहुत श्रद्धांजलि नहीं है। देखिए, किसी भी महान व्यक्ति के बारे में यही है कि अक्सर हमारे साथ जो गलती होती है वो ये होती है कि हम व्यक्ति की बड़ाई करते हैं। एक दिन कोई आता है, उस दिन हम लोग जो है जयकारा लगाते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है कि प्रतिमा के ऊपर और तस्वीरों के ऊपर हम माला चढ़ा देते हैं, लेकिन जो उनके विचार हैं उन पे ताला लगा देते हैं। तो जो तस्वीरों के ऊपर माला और विचारों पर ताला लगाने का जो काम है
ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। विचार जो है उनको हम कैसे जिंदा रखेंगे और उसको लेकर के जिस तरह से हम काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो करना था अपने समय में, जो चुनौतियां थी उनके सामने, उसका सामना किया। अब इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हम किस तरह से अपने समाज को दिशा दे रहे हैं, हम किस तरह से अपने बच्चे जो है उनको आगे लेके जा रहे हैं, इस पर यह निर्भर करता है कि हमारा देश जो है आने वाले समय में कैसा होगा। अगर हम आज जो है कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं इनको हम जैसे शिक्षा देंगे, इनका जिस तरह से मार्गदर्शन करेंगे, उसी के आधार पर यह कल के समय में इस देश के योग्य नागरिक बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सब आज के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, तो इस तरह के जो हम लोग प्रोग्राम कराते हैं, जो प्रतियोगिताएं यहाँ पर होती हैं, उसका देखिए जो उद्देश्य है वो क्या है। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि वो जो महान व्यक्तित्व रहे हैं उनके विचार से, उनके कर्म से हम आपको अवगत कराएं और आपके अंदर भी एक प्रेरणा पैदा करें, एक ललक पैदा करें, ठीक है, कि हमें जो कुछ आज मिला है वो हमारे पुरखों के संघर्ष की बदौलत मिला है, बहुत मेहनत से मिला है, बहुत कठोर परिश्रम के बाद मिला है। अब इसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, तो हम भी उतना ही परिश्रम करें, ठीक है, और देश को आगे लेके जाए। कल आप नहीं थे, लेकिन जिस वृक्ष के फल को आप खा रहे हैं आपके पूर्वजों ने लगाया, कल भी आप नहीं होंगे, उस दिन जो होंगे वो उस फल को खाएंगे, उस वृक्ष के फल को खाएंगे जो आप लगाएंगे। तो ये समाज ऐसे ही आगे बढ़ता है, हर पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता तैयार करती है। अब ये रास्ता उसको प्रगति की तरफ ले जाएगा या विनाश की तरफ ले जाएगा, ये हमें या आपको देखना है, ठीक है। तो लंबा चौड़ा भाषण हो चुका है और मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत अच्छा तैयार करके आए हैं। अंत में दुष्यंत कुमार की एक कविता है, उसकी चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार मर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये कि बुनियाद हिलनी चाहिए और हर नगर में, हर शहर में, हर गली, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग नहीं चाहिए। आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ सुना, बल्कि झेल लिया, इसके लिए